नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। जब हिंदुस्तान विकसित देश बनने का संकल्प ले चुका है, जब 2047 तक इस सपने को पूरा करने की मियाद तय कर दी गई है, तब देश की राजधानी से आई तैरती तस्वीरों ने आज सबको हैरान कर दिया। ऐसा लगा जैसे पूरी दिल्ली स्विमिंग पूल यानी तरण ताल में तब्दील हो गई हो। नई दिल्ली में तो हालात ये बन गए कि एसपी सांसद रामगोपाल यादव को पानी भरी सड़कों के बीच दूसरे साथी गोद में उठाकर ले जाते दिखे। आज संसद में भी खूब हंगामा हुआ। मामला नीट का था। लोकसभा में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की माइक बंद कर दी गई, तो राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के वेल में पहुंचने पर चेयरमैन नाराज हो गए। इन सब के बीच एक हादसे की खबर से पूरा देश हिल गया। आज सुबह सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 की छत गिर गई। इसमें एक कैब ड्राइवर की जान चली गई, कई जख्मी हो गए। सवाल है कि अगर एक दिन की बारिश से एयरपोर्ट की छत गिरने लगे तो फिर हम विकसित भारत की बात किस मुंह से कर पाएंगे, और करेंगे तो इस पर यकीन कौन करेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। तस्वीर ऐसी है जैसे लगता है कि आसमान टूट पड़ा हो। लेकिन ना तो आसमान टूटा और ना ही बुलडोजर चला। टूट पड़ी तो दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत, वो भी यहां पहुंचे यात्रियों और कैब ड्राइवर्स के ऊपर। ये तस्वीर विकसित देश का संकल्प ले चुके हिंदुस्तान के माथे पर कलंक का वो टीका है जिसे हादसे की दलील वाले साबुन से चाह कर भी धोया नहीं जा सकता। क्योंकि अगर ये दुर्घटना भी है तो इसकी जड़ में पहली नजर में खराब निर्माण या फिर बदतरीन मेंटेनेंस की वजह छिपी नजर आती है। हो सकता है इसकी जड़ में भ्रष्टाचार की सड़ांध हो सकता है सिस्टम का खिसका हुआ कोई पेच हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनके घर वालों की उम्मीदों का अब कुछ नहीं हो सकता, जो इस हादसे में मौत की आगोश में चले गए। वे अब कभी नहीं लौटेंगे। वह 8 गाड़ियां आई हैं नीचे इसके। अच्छा, 8 गाड़ियां आई हैं और गाड़ियों में लोग भी थे? गाड़ियों में लोग नहीं थे, खाली टैक्सी थी। एक ड्राइवर ऑन द स्पॉट डेड हो चुका है। कहां तो हवा से जमीन पर उतरे यात्रियों को सुरक्षित घर तक पहुंचाते थे और कहां उसी जगह पर अपनी ही जिंदगी का सफर थम गया। जरा सोचिए, क्या मुआवजे का मरहम कभी पीड़ित परिवारों के जख्मों को भर पाएगा? 2023 में दुनिया के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डे में दिल्ली एयरपोर्ट 10वें नंबर पर था। पिछले साल 7 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा यात्रियों ने दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ान भरी। ये आंकड़े बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इतने ही लोगों के लिए ये तस्वीर अब खौफ का दूसरा नाम बन गई है। सवाल ये भी कि क्या वर्ल्ड क्लास बताए जा रहे इस एयरपोर्ट पर देश के आम नागरिक ऐसी तबाही डिजर्व करते हैं? सवाल पैनिक होने का नहीं है, सवाल इस दर्द को करीब से महसूस करने का है, क्योंकि हवाई अड्डे का मतलब दुनिया भर में देश की अंतर्राष्ट्रीय साख से जुड़ा है। जो दिल्ली एयरपोर्ट में जो संगठन घटी उसके हिसाब से वहाँ पे जांच शुरू कर दी गई है, और डिपार्टमेंट से भी हम एक्सपर्ट्स को लाकर जांच पूरी तरह करवाएंगे, और पूरे देश भर में जो भी एयरपोर्ट्स हैं उस सबका एक बार फिर से ये बिल्डिंग की इंस्पेक्शन ये सब करवाएंगे। हर साल 20% की रफ्तार से दिल्ली एयरपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों की तादाद बढ़ रही है। जाहिर है ऐसे में हादसे की ये तस्वीर हर बात पर गहरा असर डालेगी। शुक्र की बात यह है कि जब हादसा हुआ उस वक्त सुबह के करीब 5 बज रहे थे। एयरपोर्ट पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। अगर यही दोपहर या बिजी वक्त होता तो फिर नुकसान और बड़ा हो सकता था। चश्मदीदों ने हादसे की जो कहानी बयां की उससे कई सवाल खड़े होते, और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या ऐसे खतरे का दिल्ली एयरपोर्ट के अफसरों को कोई आशंका नहीं थी? आखिर सुरक्षा ऑडिट में वो क्या करते हैं? दिल्ली एयरपोर्ट हादसे की कहानी चश्मदीदों की जुबानी सुनने पर सिहराने वाली है। इनकी माने तो तेज आवाज हुई और फिर अचानक छत जमीन पर आ गिरी। ये शेड आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के डिपार्चर की थी। यहाँ हर मिनट सैकड़ों लोग पहुँचते हैं, कई चेक इन काउंटर हैं।
एसी के बाहरी हिस्से में विशाल शेड यानी कैनोपी का एक हिस्सा तेज आवाज के साथ नीचे आ गिरा। शेड के नीचे कई कैब खड़ी थीं, जो विशाल लोहे के पिलर के नीचे दब गईं। इससे मौके पर ही एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई तो कई लोग जख्मी हो गए। कुछ तो ऐसे थे जिन्हें बेहद करीब से मौत छू कर गुजर गई। एकाएक छत गिरने लगा, हम लोग भागते मेरे सर पे वो गिरा, ऊपर से शीशा और चोट लग गई। चारों तरफ लोग भाग रहे थे इधर से उधर। कितनी गाड़ियां उस वक्त खड़ी रही होंगी? 20-25 कैब थी, जिसमें 3 कैब मैंने देखा वो उसके ऊपर वो पिलर गिर गया। मेरी भी गाड़ी थी उसमें, वो खत्म हो गई। मौके पर चश्मदीद श्याम सिंह भी मौजूद थे। श्याम कहते हैं कि सुबह में वे भी डिपार्चर पर पैसेंजर को लेने पहुंचे थे, लेकिन अचानक तेज आवाज के बाद यहां तबाही का मंजर पसर गया। बारिश हो रही थी, बारिश होते अचानक से मतलब कड़कड़ाहट हुई, जैसे बादल फटते हैं। बादल फटने की आवाज़ आई, उसके बाद बिजली कड़की की। बिजली कड़कने के बाद मतलब दौरान से ये छत गिरी। सबने देखा तो कि मतलब कि बादल फटने के हादसा हुआ या बिजली गिरने से बाद देखा तो ये छत गिरी पड़ी थी। हादसे के ठीक बाद मौके पर फायर विभाग की 4 गाड़ियां पहुंची। घायलों को यहां से अस्पताल भेजा गया। उधर दोपहर में दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से हादसे में जान गंवाने वाले शख्स के परिजन को 20 लाख रुपए और घायलों को 3-3 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया। उधर हादसे पर सियासत ने भी रफ्तार पकड़ ली। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ये सब कंस्ट्रक्शन नए बने हैं, तो इस पर जांच बिठानी चाहिए। हाल में एयरपोर्ट बने हैं, इनके उद्घाटन हुए हैं और अगर पहली बारिश में हाल है तो इसका मतलब कि जो निर्माण कार्य है बहुत घटिया दर्जे का है। इसलिए जो है सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व उनको सख्त दंड देना चाहिए और यात्रियों की सुरक्षा का प्रबंध करना चाहिए। कांग्रेस ने बार बार दोहराया कि हादसे के शिकार हुए टर्मिनल 1 के इस शेड का 10 मार्च 2024 को पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था। पार्टी के कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट किए, लेकिन बीजेपी ने इस दावे को झूठा बताया। पार्टी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने दावा किया कि इस टर्मिनल को 2009 में यूपीए सरकार के दौरान बनाया गया था, तभी ये ऑपरेशनल भी हो गया था। इसके 3 महीने बाद ही इसकी छत हादसे की शिकार हो गई। दावा ये भी कि 2009 में ही खराब निर्माण की वजह से नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसकी जांच के आदेश भी दिए थे। बावजूद इसके 2013 की बरसात में भी यहाँ कई दिक्कतें सामने आ गईं। अमित मालवीय ने लिखा कि कांग्रेस यूपीए सरकार की गलती के आरोप भी बीजेपी पर लगा रही है। देखिए, सवाल यह है कि आखिर दिल्ली एयरपोर्ट का यह हादसा बड़ा क्यों है? इससे सबक लेने की जरूरत क्यों है? अब इसको समझिए। यह हवाई अड्डा सालाना 7 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को मैनेज करने वाले एयरपोर्ट की रैंकिंग में दुनिया में 5वें नंबर पर है। 2022-23 के वर्ल्ड एयरपोर्ट सर्वे में इसकी 36वीं रैंकिंग है। दक्षिण एशिया में दिल्ली एयरपोर्ट लगातार 6 साल से नंबर 1 है। सवाल यह है कि अगर टर्मिनल की छत गिरने लगे तो इन तमगों का क्या होगा? जिस टर्मिनल 1 पर हादसा हुआ वो देश में घरेलू उड़ान का सबसे बड़ा टर्मिनल है। टर्मिनल 1 की सालाना 4 करोड़ यात्रियों को मैनेज करने की क्षमता है। यही वजह है कि एक छोटे से हादसे ने करोड़ों लोगों की धड़कनें बढ़ा दी है। देखिए, यहां यह जान लेना भी बेहद जरूरी है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर कब कब हादसे हुए, यानी एयरपोर्ट में कब कब हादसे हुए। 2009 में टर्मिनल 1D की छत गिरी। भारी बारिश के बाद यह हादसा हुआ था। इसमें हालांकि कोई जख्मी नहीं हुआ। 2013 में एयरपोर्ट पर भारी जल जमाव हुआ, घुटने भर तक पानी में जाने को मजबूर हुए थे यात्री। 2016 में कार्गो टर्मिनल पर मेडिकल शिपमेंट से रेडियो एक्टिव लीक हुआ। इस पर फौरन काबू पाया गया, कोई नुकसान नहीं हुआ। 2016 में कार्गो टर्मिनल के एक हिस्से में आग लगी थी। इस पर 4 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया गया। कर्मचारी यात्रियों को नुकसान नहीं हुआ था। जाहिर है हर हादसा सबक है, तो फिर 2009 में छत गिरने का हादसा 2024 में रिपीट क्यों हुआ? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। सड़कों का स्विमिंग पूल में बदलना किसी तकनीक से संभव नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपके आसपास लापरवाह अफसरों का कुनबा है, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाने वाली मशीनरी हो, तो सब मुमकिन है। दिल्ली वालों ने आज इसका प्रत्यक्ष अनुभव हासिल किया। उन्होंने जून की बारिश में ही तैरती सड़कों का तमाशा देख लिया। ऐसा लगा जैसे देश की राजधानी तरणताल में तब्दील हो गई।
जरा सी बारिश में दिल्ली कैसे हो जाती है पानी पानी, उसी की तस्वीरें दिखा रहा हूं भाई। पहली बारिश होती है और उसके बाद दिल्ली में हाल कुछ ऐसा हो जाता है कि इस वक्त दिल्ली की हर सड़क पर ट्रैफिक जैम की स्थिति बनी हुई है। सड़क डूबी हुई है, तालाब बनी हुई है। दिल्ली की मंत्री आतिशी का घर मथुरा रोड पर है और उनके घर के बाहर पानी इतना ज्यादा जमा है, लोगों की गाड़ियां बंद हो रही हैं, वो पैदल ऐसे घसीटने को मजबूर हो रहे हैं। हाय रे दिल्ली, वाह से आह तक दिल्ली। जो दिल्ली कल तक पानी की कमी से त्राहिमाम कर रही थी, वो प्री मॉनसून की बारिश में ही डूब गई। कहीं कमर तक डूबी, कहीं गले तक डूबी, तो कहीं पानी सर से ऊपर चला गया। तस्वीरें कोडिया पुल किशनगंज अंडरपास की हैं। पानी इतना भरा कि यात्रियों से भरी बस ही फंस गई। कई घंटे बीत गए, मुसाफिर ऐसे ही फंसे रहे, मानो मौत के कुएं में गिर गए हैं। दिल्ली में बारिश हो और मिंटो रोड की चर्चा ना हो, ये तो मुमकिन नहीं। हाल देखिए और समझिए, हर साल व्यवस्था दुरुस्त करने का दावा करने वालों की हकीकत क्या है। कार फंसी है, ट्रक फंसा है और फंसी है लोगों की जिंदगी। हालांकि जिम्मेदार अधिकारी अभी भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। कुछ ही घंटों के अंदर आप स्मूथली पीछे हमारे देख सकते हैं ट्रैफिक चल रहा है। जब यहाँ जल भराव होता था कई साल पहले तक, तो यहाँ काफ़ी परेशानी होती थी। 2-2 दिन तक यहाँ रोड से पानी नहीं, कोई निकासी नहीं होती थी। पानी सिर्फ अंडरपास या जमीन पर नहीं है, पानी पुल तक पहुंच चुका है। ये दिल्ली का ITO पुल है। पानी के चलते कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। दिल्ली बेहाल है, दिल्ली डूबी हुई है और एबीपी न्यूज आपको वही तस्वीरें दिखा रहा है। ये है ITO चौक का, ITO का जो मेन पुल है उसके पास की ये तस्वीरें हैं। अगर आप पुल के ऊपर चढ़ते हैं तो इस तरीके से पानी एक तरीके से नदी सी बह रही है, स्विमिंग पूल सा बना हुआ है जिसमें से तैर करके लोगों को, गाड़ियों को आगे जाना है। इस तरीके के हालात बने हुए हैं, गाड़ियां फंस रही हैं, बंद हो रही हैं। बारिश तो सुबह ही रुक गई, लेकिन पूरी दिल्ली कई घंटे तक पानी पानी रही। पानी भरने के चलते प्रगति मैदान के टनल को बंद कर दिया गया, तो रोहिणी से लेकर अकबर रोड तक यही नजारा था। 1 घंटे का सफर 2 से 3 घंटे में पूरा हुआ। पानी ने सिर्फ आम लोगों को ही परेशान नहीं किया, नेता भी परेशानी की डुबकी लगाते दिखाई दिए। ये दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के घर के बाहर की तस्वीर है। इसी रोड पर कई मंत्रियों और अधिकारियों के घर हैं। इन तस्वीरों ने ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। जिनके ऊपर दिल्ली की जिम्मेदारी है, उनके घर के बाहर भी कुछ ऐसी स्थिति है कि घर से निकलना भी समझो जैसे बहुत मुश्किल, क्योंकि पानी इतना ज्यादा जमा है। मैं बात कर रही हूँ दिल्ली की मंत्री आतिशी के घर की। ये दिल्ली की मंत्री आतिशी का घर मथुरा रोड पर है और उनके घर के बाहर पानी इतना ज़्यादा जमा है, जो तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं। पानी बहुत ज़्यादा है, जिसको निकालने के लिए यहाँ पर पंप और जो पाइप्स हैं वो लगाए गए हैं। अब इनसे मिलिए। विनोद नगर से बीजेपी के पार्षद हैं, नाम है रविंदर सिंह नेगी। दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध किया और दरिया बन चुकी सड़क पर नाव चलाई। प्री मॉनसून की बारिश में सिर्फ दिल्ली के नेता ही नहीं फंसे, देश भर के जितने भी नेताओं के आवास दिल्ली में हैं, सब परेशान दिखे। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव के घर के बाहर भयंकर जल भराव हुआ। रामगोपाल यादव को लोग उठाकर गाड़ी तक ले गए। इसके बाद वो संसद पहुंचे। इसी रास्ते पर कई केंद्रीय मंत्रियों के भी घर हैं। ये सारे यहाँ बहुत ही हमारे बगल में नीति आयोग के सदस्य हैं, नेवी के एडमिरल्स हैं, सारे बड़े लोग हैं, लेकिन पानी भर जाता, लोगों को निकलना मुश्किल है। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा। तो इधर पहुंचने मुझे 2 घंटे लगे, क्योंकि जो सड़क जहाँ पे भी जाऊँ वहाँ पे जाम था। पूरे घर में पानी भर गया। मैं वहाँ तक पानी इतना पानी भरा हुआ है, पूरे रात को पूरा पानी। अब जब मैं पहुंची हूँ तो इतना था, रात को तो इससे भी ज्यादा होगा। और कहीं ना कहीं सरकार तो जरूर जिम्मेवार है। जो मुख्यमंत्री जेल में बैठे हैं और कहते हैं कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, तो फिर यहाँ पे कौन सरकार कौन रन कर रहा है, इस करके जनता सफर कर रही है। लाइन तो रात को चली गई थी और आज भी एंकल डीप वाटर भी भरी हुई थी। क्या कहना चाहेंगे सर, सांसदों को भी दिक्कत हो रही है, इसके लिए आप किसको जवाबदेह मानते हैं? सबको दिक्कत हो रही है, पब्लिक को दिक्कत हो रही है, इसके लिए एक अच्छी तरह कुछ व्यवस्था होनी चाहिए।
अब दिल्ली में जल भराव के जिम्मेदार कौन कौन है, अब जरा इसे जान लीजिए। देखिए, इसके मोटे तौर पर एक नहीं 5 किरदार हैं। ये हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के एलजी, लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली नगर निगम और दिल्ली नगर निगम। ये सब जिम्मेदार हैं इसके लिए। दिल्ली में सड़कों पर पानी भरने की सबसे बड़ी वजह यहां के नाले हैं, नालों का सिस्टम है। दिल्ली में बहने वाले नालों की लंबाई 3740 किलोमीटर है। अब यह भी जान लीजिए कि अगर इसकी सफाई ठीक से नहीं हो रही तो इसके लिए कौन कौन महकमा कितने फीसद जिम्मेदार है। नालों की सफाई किसकी कितनी जिम्मेदारी। पीडब्ल्यूडी जो कि दिल्ली सरकार के तहत आती है, यह आम आदमी पार्टी के पास है। इसके पास 2064 किलोमीटर की लंबाई वाले नालों की देखरेख का जिम्मा है, यानी नाले जाम है तो 55% जिम्मेदारी इनकी मानी जा सकती है। इसी तरह एमसीडी की बागडोर आम आदमी पार्टी के हाथ में है। इसके तहत 521 किलोमीटर की लंबाई के नाले हैं तो जिम्मेदारी 14% की बनती है। सिंचाई बाढ़ नियंत्रण विभाग दिल्ली सरकार के तहत है, जिस पर आम आदमी पार्टी सरकार काबिज है। इसके तहत 426 किलोमीटर नाले आते हैं तो जिम्मेदारी 11% की बनती है। और एनडीएमसी की अगर बात करें तो विकास मंत्रालय यानी केंद्र सरकार के ये तहत है। केंद्र में एनडीए का शासन है। 335 किलोमीटर लंबाई के नाले की देखरेख का जिम्मा इनके पास है। तो 9% की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी हुई। वहीं डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, आवास और शहरी विकास मंत्रालय केंद्र सरकार के तहत है। इसके पास 251 किलोमीटर नाले के मेंटेनेंस का काम है। इस लिहाज से 7% जल भराव की जिम्मेदारी भी इनके नाम होगी। दिल्ली में साल बदला लेकिन हाल नहीं, क्योंकि जल भराव की जगह के कम होने की जगह ये पिछले कुछ सालों में बढ़ते रहे। दिल्ली में जल भराव की वजह 2020 में 136 थी तो 2021 में 195 हो गई, यानी बढ़ गई। 2022 में ये बढ़कर 207 पर पहुंच गई तो 2023 में 200 स्पॉट ऐसे थे जहां दिल्ली में जल भराव आम बात है। तो ये वो आंकड़े हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं। नीट पर हंगामा थमता नहीं दिखता। आज लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक में बहुत बवाल हुआ। लोकसभा में नीट पर बोलने को तैयार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की माइक से आवाज नहीं आई तो कांग्रेस ने माइक बंद करने का आरोप लगा डाला। उधर राज्यसभा में नियम 267 के तहत नीट पर चर्चा करने की मांग पर भी जमकर नोकझोंक। पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रधानमंत्री जी को, आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए। आप भी, तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले, घबराए हुए हैं। शुक्रवार को संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने अपने इरादे जता दिए कि नीट के मुद्दे पर वो पूरी तैयारी के साथ दोनों सदनों में पहुंचेगा। और हुआ भी ऐसा ही। 11 बजे जैसे ही दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने एक सुर में नियम 267 के तहत नीट विवाद पर चर्चा की मांग की और हंगामा शुरू हो गया। तय ये था कि 21 घंटों तक दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष की मांग थी कि पहले नीट विवाद पर बात हो। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए, स्थगन प्रस्ताव दिया, लेकिन स्पीकर ओम बिरला फौरन इस मांग पर चर्चा के लिए सहमत नहीं थे और देखते ही देखते विवाद माइक बंद करने पर आ गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का माइक बंद किया गया। कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा आपसे। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। अभी आपका कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। राहुल गांधी के माइक बंद होने का मुद्दा सदन से सोशल मीडिया तक आ गया। कांग्रेस ने पोस्ट किया, जहां एक और नरेंद्र मोदी नीट पर कुछ नहीं बोल रहे, उस वक्त विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी युवाओं की आवाज सदन में उठा रहे हैं, लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दे पर माइक बंद करने जैसी ओछी हरकत करके युवाओं की आवाज को दबाने की साजिश की जा रही है। विरोधी दल का नेता राहुल गांधी जी ने हाउस में बात करना स्टार्ट किया और उन्होंने ये पक्ष रखा, विपक्ष और रूलिंग सत्ता पक्ष का साथ मिलके हम लोगों को नीट का बारे में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए। ये वर्ड का बात उनका माइक दोबारा बंद कर दिया। लोकसभा में इसी तरह हंगामा होता रहा। पहले 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित हुई
और जब 12 बजे दोबारा शुरू हुई तो हंगामे के चलते कुछ ही मिनटों में सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। देखिए, देश के लाखों छात्र रो रहे हैं। पेपर लीक ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर रखी है और 267 के 2 दर्जन से ज्यादा नोटिस मिलने के बावजूद ये सरकार सदन में चर्चा करने को तैयार नहीं है नीट पर। जो हाल लोकसभा का था वही हाल राज्यसभा का भी था। विपक्ष ने नीट विवाद पर चर्चा की मांग की। देखते ही देखते विपक्ष के सांसद वेल में आ गए, विरोध किया। इसके बाद जब नेता विपक्ष खड़गे ने बोलना शुरू किया तो सभापति ने कहा कि ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। लोकसभा की ही तरह राज्यसभा में भी माइक बंद करने का मुद्दा उठा। वहां आवाज राहुल की थी, यहाँ खड़गे थे। 7 साल में 70 बार नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। डॉक्टर जितेंद्र सिंह मांग कर रहे हैं आप लोग नीट के मसले पर, अभी तक परीक्षा रद्द नहीं हुई। पहले तो हम चर्चा चाहते हैं, उसके बाद हमारे डिमांड से बोलेंगे। उधर शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष लोगों को भ्रमित कर रहा है और सरकार सदन के भीतर अपना पक्ष जरूर रखेगी। सरकार विद्यार्थियों को, अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहती है कि हम आपके प्रति पूरा दायित्ववान है, हम संवेदनशीलता के साथ सारा विषय को देख रहे हैं। मैं प्रतिपक्ष को भी निवेदन करता हूं, आप राजनीति से बाहर आके आप चर्चा में आइए। भारी हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित तो हो गई, लेकिन जब सोमवार को फिर से सदन के दरवाजे खुलेंगे तो नीट विवाद का शोर सुनाई देना निश्चित है। देखिए, यहां यह जान लेना जरूरी है कि नियम 267 के तहत चर्चा की इतनी मांग क्यों हो रही है। दरअसल राज्यसभा में इसके तहत बेहद दुर्लभ मामलों में चर्चा का प्रावधान है। सदस्य पहले से लिस्टेड सभी काम को रोककर चर्चा कराने के लिए नोटिस देते हैं। राज्यसभा के सभापति की इजाजत से ही 267 पर चर्चा हो सकती है। 1990 से अब तक कुल 11 बार नियम 267 के तहत चर्चा हो चुकी है। पिछली चर्चा 2016 में नोटबंदी के मुद्दे पर हुई थी। 2016 में राज्यसभा के चेयरमैन डॉक्टर हामिद अंसारी ने तब इसकी इजाजत दे दी थी। राज्यसभा के पूर्व सभापति एम वेंकैया नायडू ने किसी मामले में 267 के तहत चर्चा की इजाजत नहीं दी। मौजूदा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने भी नहीं स्वीकार किया नोटिस। बात करते हैं नीतीश कुमार की। पटना से लेकर दिल्ली तक एक बार फिर सियासी हलचल तेज है और इस हलचल के बीच बड़ा सवाल, क्या जनता दल यूनाइटेड में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? दरअसल कल दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। नीतीश कुमार इस बैठक के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। खबर है कि इस बैठक से पहले नीतीश कुमार राष्ट्रीय पदाधिकारियों से भी संवाद करेंगे और इन्हीं सबके बीच कुछ बड़े सवाल उभर कर सामने आ रहे हैं। सवाल ये कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कोई बड़ा फैसला होने वाला है? इससे पहले जब पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में ही जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो ललन सिंह को हटाकर नीतीश कुमार खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। गौर करने वाली बात यह है कि जब जब जनता दल यूनाइटेड ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की है तब तब नीतीश कुमार ने अपने फैसले से सबको चौंकाया है। यही वजह है कि इस बार की बैठक पर भी सबकी नजरें टिकी हुई। सूत्र बता रहे हैं कि संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। संजय झा केंद्र में मंत्री बनने के प्रबल दावेदार थे, लेकिन जातीय समीकरणों के लिहाज से उनका रास्ता रुक गया क्योंकि सवर्ण कोटे से आने वाले ललन सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल में फिट हो गए। संजय झा नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। जेडीयू को इंडिया गठबंधन से अलग कराने और एनडीए में लाने में संजय झा की बड़ी भूमिका रही थी। संजय झा पहले बीजेपी में ही थे और बीजेपी के बड़े नेताओं से उनके अच्छे संबंध भी हैं। और यही वजह है कि कल सुबह होने वाली जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक पर सबकी नजरें और नीतीश कुमार के संबोधन के साथ ही ये तमाम अटकलें भी खत्म हो जाएंगी और इसी संबोधन में नीतीश कुमार क्या कहेंगे इसका हर किसी को इंतजार है।